गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसको हमने केबीएल की सहायता से सॉल्व किया था और हमने उसी क्वेश्चंस के द्वारा इसमें साइन कन्वेंशन किस प्रकार देखना है ये भी देखा था। ठीक है, आपको पता है केबीएल क्या है, पढ़ चुके हैं। क्योंकि किसी क्लोज लूप में अगर हम वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम निकालें तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये केबीएल में आता है हमारे पास अगर मोटा मोटा देखें तो। ठीक है, इसी के अनुसार हम केबीएल के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए हमने दो मेथड कहा था। पहला मेथड, हमें और किसी साइन को देखना ही नहीं है। साइन कन्वेंशन के लिए हमें केवल और केवल वोल्टेज सोर्स के साइन को ही देखना है पहले। तो वोल्टेज सोर्स के साइन को हम दो तरीके से ले सकते थे। पहला तरीका हमारा क्या था, पहला तरीका हमारा था कि हमारी करंट वोल्टेज सोर्स में जिस साइड से एंटर कर रही है उसी साइड के साइन को लें। तो इस केस में बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन को प्लस मान लिया जाएगा। दूसरा तरीका हमारा था कि वोल्टेज सोर्स में करंट जिस डायरेक्शन से एंटर कर रही है उसके अपोजिट साइन को लें। तो बाकी एलिमेंट के साइन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। याद रखना, जब हम वोल्टेज सोर्स के साइन वही लेंगे जिस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रही है तो बाकी सारे एलिमेंट के साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। और अगर हम वोल्टेज सोर्स के साइन जिस साइड से करंट एंटर कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की साइन लेंगे तो बाकी एलिमेंट्स के साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। हमने आपसे कहा था कि हम अपने सारे क्वेश्चंस में पहले वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। अर्थात हालांकि आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करें, आपने देखा था हमने पहले लूप में इक्वेशंस को सॉल्व किया था, दोनों मेथड से सॉल्व करने पर हमें सेम इक्वेशन प्राप्त हुई थी। पर हम पहले लूप मेथड से इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कम है। क्योंकि हमें पता है जिस साइड से डायरेक्शन में करंट हमारी एंटर कर रही है बैटरी वोल्टेज सोर्स में उसी साइड के साइन को हम ले लेना है। अर्थात अगर करंट हमारी नेगेटिव सोर्स से एंटर कर रही है तो साइन नेगेटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव सोर्स से एंटर करी तो पॉजिटिव ले लेंगे, और बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें साइन कन्वेंशन में वोल्टेज सोर्स के साइन को कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो हमने कहा था सबसे पहले जितने लूप हैं उनको डिसाइड कर लीजिए। और हाँ, किस लूप को आपको एक मानना है, किस लूप को दो मानना है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप किसी भी लूप को एक कर सकते हैं, किसी को दो कर सकते हैं, किसी को तीन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पर हमने आपसे जो कहा था कि इन सारे लूप्स में करंट की डायरेक्शन आप एक समान मानना, चाहे आप क्लॉकवाइज मान लें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मान लें, पर जो भी माने वो सब में सेम माने। इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस लूप के अंतर्गत हमारे पास करंट कैसे फ्लो होगी। ठीक है, यानी कहाँ करंट का एडिशन होगा, कहाँ करंट का सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। अब हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन है इसमें कहा गया एक कोई लूप है, नेटवर्क है जिसमें हमें एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। आपने देखा होगा 5 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास, एक सेकेंड, जो 5 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें हमें करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, करंट की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। अच्छा, अगर आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर करंट की वैल्यू पता चल जाए तो पावर की वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर P = I² × R। यानी करंट की वैल्यू मिलने तक की देरी है, उसके बाद पावर को प्राप्त करने में आप ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और हाँ, भूल करके भी कभी भी पावर की यूनिट एम्पियर में मत लिख देना। पावर की यूनिट हमेशा और हमेशा किस में आएगी, वाट में आएगी। नहीं पता चला सब कुछ आप करंट एम्पियर में कर रहे हैं और पावर भी एम्पियर में करके आ गए तो सारी मेहनत पे आपकी थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, पानी पड़ जाएगा। ठीक है, जो मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना प्लीज़ आप लोग। ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने बोर्ड पे तो है नहीं, किसी तरह से ऐसे ही काम चलेगा, पर आप सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, जो कहा जाए उसी प्रकार काम करें। ठीक है, पावर की यूनिट हमेशा किस में लिखेंगे, वाट में ही लिखना है। मुझे विश्वास है आप ऐसा ही करेंगे। हाँ, पावर की यूनिट भी एम्पियर ही लिख के आओगे। खैर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास जो नेटवर्क है इसमें हम लूप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, हमने इसे पहला लूप कह दिया, और पहला लूप तो इसमें I1 करंट फ्लो करेगी, इसे दूसरा लूप कह दिया तो इसमें I2 करंट फ्लो करेगी, हालांकि ये I2, और तीसरे लूप को हमने कहा तो इसमें I3 करंट
फ्लो करेगी। और हाँ, मैं तीनों ही लूप में डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। डायरेक्शन कौन सी लूँगा, क्लॉकवाइज। आप चाहो तो सब में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप चाहो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिक्स करके ले सकते हो, ठीक है। पर आप अगर सारे लूप में एक ही डायरेक्शन में कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमने तीनों लूप डिसाइड कर लिए, लूप नंबर 1, 2 और 3। 1 में I1 करंट फ्लो करेगी, 2 में I2 करंट फ्लो करेगी और 3 में I3 करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान। हमारे पास 3 लूप हैं तो 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्राइमल लूप लगा देंगे और क्या पा जाएंगे, अपना करंट। पर ध्यान रहे, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कहा गया 5 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिए, जो 5 ओम का रजिस्टेंस है वो दो लूप में कॉमन है, एक तो लूप 1 में और दूसरा लूप 2 में। तो इसमें जो करंट आएगी वो किस प्रकार की करंट आएगी, 2 करंट आएगी, एक तो I1 आएगी और I2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वही इसमें जा रहा होगा, ठीक है। I1 डिफरेंस I2 होगा या I2 डिफरेंस I1 होगा। जो करंट ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली करंट घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एग्जैक्टली कितना करंट आ रहा है। तो हमें इस इक्वेशन में I1 की भी वैल्यू पानी होगी और I2 की भी वैल्यू पानी होगी। तो हमें, अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने केवल I2 की करंट प्राप्त किया था क्योंकि वो किसी और लूप के साथ कॉमन नहीं था, तो हमें केवल I2 के द्वारा ही हमारा काम चल गया था। पर ये जो हमारी ब्रांच 5 ओम रजिस्टेंस है ये कॉमन है लूप 1 के साथ और लूप 2 के साथ, इसलिए हमें करंट I1 भी पानी होगी और करंट I2 भी पानी होगी। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बना लेते हैं लूप 1 के लिए, ठीक है। लूप 1 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, हमें साइन का, सबसे पहले हमने करंट डायरेक्शन डिसाइड किया, सब में क्या माना, क्लॉकवाइज करंट मान लिया। उसके बाद हमें साइन कन्वेंशन के लिए क्या देखना है, जो वोल्टेज सोर्स है उसके साइन को देखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, हमने क्लॉकवाइज जब करंट माना, ठीक है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज करंट में हमारी करंट किस साइड से इंटर करेगी, इस नेगेटिव साइड से इंटर करेगी। तो हम वोल्टेज सोर्स के साइन को क्या मान लेंगे, नेगेटिव, -10, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अब जितने एलिमेंट हैं सबके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव। तो आगे चलो, ठीक है। हमें आगे एक और वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, तो यही करंट देखिए आगे भी तो बढ़ेगी। तो जो करंट अभी नेगेटिव से इंटर कर रही थी पहले वाले वोल्टेज सोर्स में, जब करंट आगे निकल के जाएगी तो दूसरे वोल्टेज सोर्स में किधर से इंटर कर रही है, पॉजिटिव से। तो यहाँ वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, यानी +8, ठीक है। आगे चलेंगे तो हमें एक प्रतिरोध मिलेगा 4 ओम का, ठीक है। हमने कहा था जिस साइड से करंट इंटर कर रही है अगर वही साइन लेते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट में साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ जाएगा +4, ठीक है। अब ये 4 जो है कॉमन है किसमें, इस तीसरे वाले में और पहले वाले में, ठीक है। तो करंट हमारी जो डिफरेंस आएगा क्या आ जाएगा, I1 - I3 आ जाएगा या I3 - I1। ध्यान रहे, मैंने कहा था जिस लूप में काम कर रहेंगे उस लूप की करंट हमेशा क्या मानी जाएगी, ज़्यादा। किस लूप में काम कर रहे हैं, पहले लूप में, तो कौन सी करंट ज़्यादा होगी, I1। तो यहाँ जाएगा I1 - I3, ठीक है। आगे बढ़िए, ये करंट फिर नीचे घूम के आएगी तो हमें एक और वोल्टेज सोर्स मिल रहा है। इस बार भी करंट किधर से इंटर कर रही है, प्लस साइड से। तो यहाँ लिख देंगे +10, ठीक है, ये +10 हो जाएगा। उसके नीचे हमें एक नया प्रतिरोध मिलेगा, नेक्स्ट है 5 ओम का। तो हमने कहा था इसके साइन +5, पर ये कॉमन है कि इसमें 1 और 2 के साथ। तो इसमें भी वही I1 - I2 करें या I2 - I1, I1 - I2 करेंगे, क्यों, क्योंकि किस लूप में काम कर रहे हैं, 1 में। तो आ जाएगा I1 - I2, और अब पूरा क्लोज लूप हो गया, इक्वल्स टू क्या करें, 0। इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड जरा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, आगे देखते हैं। हमें वैल्यू मिल जाएगी इसे पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना, हमारे पास स्पेस की कमी है। तो जो फाइनल इक्वेशन में मिलेगी वो आ जाएगी 9I1
-5i2, ठीक है, -4i3 इक्वल्स टू -8, ठीक है। ये हमारे पहले लूप की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। ऐसा कैसे हुआ, ज़रा ध्यान से देखो, -10 + 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बचेगा +8 + 4 × i1 - i3, इसे खोल देंगे तो 4i1 - 4i3, ठीक है। आगे +5i1 - 5i2, यह आ जाएगा 5i1 - 5i2, तो 4i1 5i1 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 9i1, यहाँ है -5i2, यह आ जाएगा -5i2, पहले में बचा था -4i3, तो आ जाएगा 9i1 - 5i2 - 4i3 = -8। ये हमें आ जाएगी पहले लूप की इक्वेशन, ठीक। अब हम यही इक्वेशन का सिस्टम जो है KVL वाला लूप 2 में अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ देख लेते हैं, हमें दूसरे लूप की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये रहा हमारा लूप 2, और डायरेक्शन सब में क्या है हमारी, क्लॉकवाइज, बार बार आपसे कह रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्या होगा, इक्वेशन लिख देते हैं, हमारी क्या इक्वेशन मिलेगी, ध्यान से देखो, करंट हमारी इधर से चल रही है, तो इस वोल्टेज सोर्स में किधर से इंटर करेगी, नीचे से इंटर करेगी, तो डायरेक्शन कौन सा, साइन कौन सा लेंगे वोल्टेज सोर्स के लिए, -10, ठीक है। ऊपर बढ़ो, क्या मिला, 4 ओम का प्रतिरोध, प्लस, ठीक है, 4 ओम पर ये कॉमन है किसमें, 2 और 3 में, तो क्या होगा, i3 - i2 या i2 - i1, i3 - i2 या i2 - i3। ध्यान रहे हम दूसरे लूप में काम कर रहे हैं, सेकंड लूप में, तो सेकंड लूप की करंट हमेशा ज़्यादा होगी, तो क्या लिखेंगे, i2 - i3, ठीक है। नीचे आ जाइए, 4 ओम का एक प्रतिरोध है, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, सेकंड लूप का ही है, कहीं कॉमन नहीं है, तो केवल i2 करंट फ्लो होगी, +4i2, ठीक है। और नीचे आइए, फिर ऊपर चलिए तो हमें मिलेगा 5 ओम का प्रतिरोध, ये कॉमन है i1 और i2 के साथ, तो +5 पर लिखेंगे क्या, i2 - i1 और =0। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -10 तो है ही है, ठीक है, 4 × i2, 4i2 - 4i3, यहाँ से 4i2 है, तो 4i2 + 4i2 क्या आ जाएगा, 8i2, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 5i1 5i2 - 5i3, तो कितना बचेगा, अब यहाँ था 8i2, यहाँ से आ गया +5i2, तो 8 और 5 13, टोटल बचेगा 13। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करने के बाद 13i2, i1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5i1, जो कि किसके साथ है, माइनस के साथ आ जाएगी, तो आ जाएगा -5i1 + 13i2 - 4i3, ठीक है। ज़रा एक बार थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, इसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिल जाएगी क्या चीज़, -5i1 फिर +13i2 और -4i3, और ये = हो जाएगा 10। ये हमें दूसरे लूप की इक्वेशन मिल जाएगी, सेकंड लूप की इक्वेशन आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद हम KVL को तीसरे लूप में अप्लाई करेंगे। तीसरा लूप हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा तीसरा लूप, थर्ड लूप। करंट हमारी क्या माना गया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, करंट हमारी इधर से फ्लो कर रही है, हमें पहला वोल्टेज सोर्स मिला, किधर से करंट इंटर कर रही है, माइनस साइड से, तो साइन क्या लिख देंगे, -8, ठीक है। आगे चलिए, हमें 4 ओम का एक प्रतिरोध मिला, क्या कहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है। कौन सी करंट फ्लो होगी, केवल इस i3 लूप वाली, i3 लूप की करंट कौन होगी, i3 होगी, तो आ जाएगी +4i3, ठीक है। नीचे आइए, नेक्स्ट हमें एक और प्रतिरोध मिल रहा है 4 ओम का, पर ध्यान रखिए ये कॉमन है किसके, i3 और i2 के बीच, तो इसमें 2 करंट होगी, i3 - i2 या i2 - i3, काम कहाँ कर रहे हैं, i3 लूप में, थर्ड लूप में, तो i3 - i2 होगी, +4i3 - i2,
ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़िए तो हमें एक और प्रतिरोध मिलेगा 4 ओम का, ये वाला, तो +4, पर ये कॉमन है किसके, 3 और 1 के बीच में, तो क्या जाएगा I3 - I1, और अब सर्किट पूरा होगा, इक्वल्स टू कर दो 0। तो हमें मिल जाएगा -8 + 4I3, -8 + 4I3 + 4I3 - I2, 4I3 - I2 + 4I3 - I1 इक्वल्स टू 0। ज़रा इसे सॉल्व कर लीजिए, खोल दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या। हम आगे बढ़ लेते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है, और आप लोग अपने कॉपी में वहीं नीचे लिखना, पेज मत बदल देना, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम सॉल्व करें तो -8, इसे खोल दीजिए तो क्या मिलेगा, +4I3 + 4I3 - 4I2 + 4I3 - 4I1, इनको सबको कंबाइंड करिए, तो फाइनली कंबाइंड में आपको क्या मिल जाएगा, -4I1, ठीक है। इसके अलावा -4I2 ये भी तो मिलेगा, और +12I3 ये मत भूलना, और बराबर इक्वल्स टू क्या जाएगा, इक्वल्स टू में बोलो 8, वेरी गुड। इस प्रकार से हमारे पास तीसरे लूप की भी इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, जो 3 लूप से जो 3 इक्वेशन मिली हैं, इनको किस में रख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखेंगे तो 3 मैट्रिक्स बनेंगी, कौन कौन सी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। किससे बनती है, जो इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट को पुट करने पर जो इक्वेशन मैट्रिक्स मिलेगी उसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके जस्ट बगल में अननोन वेरिएबल्स की आएगी तो उसे क्या कहेंगे, अननोन मैट्रिक्स। और इक्वल का साइन लगा करके जो कांस्टेंट टर्म है उनके द्वारा जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक उसी प्रकार से अब इन क्वेश्चंस को हम किस में कर देंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। ज़रा हम पेज में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पेज छोटा है, ध्यान रहे, ठीक है। अब लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो ये रहा हमारी पहली मैट्रिक्स। कौन कौन से एलिमेंट हैं पहले इक्वेशन में, ध्यान रहे, 9 -5 -4, तो 9 -5 -4। दूसरे इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट, जल्दी बोलो, -5, उसके अलावा 13, नेक्स्ट -4, और तीसरे इक्वेशन में कौन कौन से, -4 -4 और 12, ठीक है, ये 12 है। और यहाँ जाएगा I1 I2 I3, और इक्वल्स टू जो कांस्टेंट वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान रहे, -8 10 और 8। इस प्रकार से भी किस में आ गए, मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गए। फिर से देखो 9 -5 -4 -5 13 -4 -4 -4 12, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। दूसरा जो अननोन वेरिएबल का है यानी अननोन मैट्रिक्स, वो है I1 I2 I3, ये क्या है, I3 है, ठीक है। और इक्वल का साइन लगा करके ये कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है -8 10 और 8, ठीक है। इस प्रकार से इनको किस में बदल दिया हमने, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करके अब वैल्यू कौन कौन सी पानी है, I1 और I2 अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, तो क्या जाएगा, I1 इक्वल्स टू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा, और I2 इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। इसे स्मॉल a और ये स्मॉल b, ठीक। अब इसमें हम डेल्टा 1 डेल्टा और डेल्टा 2 की वैल्यू अगर रख दें तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और जब करंट की वैल्यू मिल जाएगी यानी I1 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लो I1 की वैल्यू ज़्यादा है तो I1 माइनस I2 करेंगे तो जो करंट मिलेगा वो 5 ओम प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा मिल जाएगी। या अगर I2 ज़्यादा है तो I2 माइनस I1 कर लेंगे तो जो करंट मिलेगी वो 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा मिल जाएगी। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे ये आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, एक बार फिर से बता दूं। जहां डेल्टा क्या है तो डेल्टा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में रखें तो उसे क्या कह देंगे, हमारा डेल्टा मिल जाएगा।
डेल्टा 1 में क्या करेंगे, अच्छा डेल्टा 2 में पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसकी जो दूसरी कॉलम थी उसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स के टर्म से रिप्लेस कर दिए थे। यहाँ भी वही करेंगे, डेल्टा 2 पाने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। इसके अलावा डेल्टा I1 अगर पाना है तो इसमें क्या करना होगा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो हमें डेल्टा 1 मिल जाएगा, डेल्टा 2 मिल जाएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे सबको और इस स्मॉल a स्मॉल b में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें I1 I2 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक। आइए ज़रा देख लेते हैं कि डेल्टा कैसे मिलेगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या थी 9 -5 -4, ठीक है। इसके बाद दूसरा -5 13 और -4, नेक्स्ट है हमारे पास -4 -4 और 12। ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू ये पहला रो और ये पहला कॉलम कट जाएगा, अर्थात जिस रो में और जिस कॉलम में 9 है उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ करके आगे सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 12 क्या आ जाएगा 156 156 माइनस, ध्यान दीजिए -4 16 आ जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं घटा देते हैं। दूसरा यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आप ये साइन जानते हैं इसका सॉल्व करते समय। तो +5 इंटू जिस रो में 5 है उस रो को उस कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या 12 इंटू 5 -60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 4 ये 60 आ जाएगा, 16 आ जाएगा -16, तो क्या बचे हो जाएगा ये 9 इंटू 156 -16 ब्रैकेट 1 प्लस 5 इंटू -60 -16, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा जाएगा वो होगा, इधर लिख दे रहा हूँ बगल में, वो आ जाएगा -4, ध्यान से दीजिए -4, हाँ ये माइनस है, ध्यान दें -4 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 20 और प्लस 52। इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 592, ठीक है। इसी प्रकार हम डेल्टा 1 लिख लेंगे, ठीक है। डेल्टा 1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, अभी हमने कहा था कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें हम पहले कॉलम के एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, तो हमें डेल्टा 1 मिल जाएगा। क्या जाएगा -8 10 और 8, ठीक है। उसके बाद -5 13 -4 और नेक्स्ट है -4 और 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -8 इंटू ये इस रो इस कॉलम को छोड़िए 13 इंटू 12 156, और फिर वही बात है 4 इंटू 4 16 -16 मिल जाएगा। उसके बाद ये -5 है, माइनस प्लस हो जाएगा, आप जानते हैं इस रूल को। 5 कैसे सॉल्व करते हैं इसे 120, ठीक है। 10 इंटू 12 120 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 32 8 इंटू 4, ठीक है। और प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, ठीक है, -4 इंटू क्या इस रो कॉलम को छोड़िए तो आ जाएगा -40, ठीक। और ये आ जाएगा -104, क्योंकि 13 इंटू 8 क्या आ जाएगा 104। इस सब को सॉल्व करेंगे हम फाइनली, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा 1 इक्वल्स टू 216, ठीक है। क्या मिलेगा 216। इसी प्रकार हमारे पास डेल्टा 2 आ जाएगा जो हम सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू, अच्छा डेल्टा 2 कैसे मिलेगा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 -5 -4, ठीक है, -8 10 और 8, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स हैं जो हमने दूसरे रो से रिप्लेस कर दिया। और तीसरा आ जाएगा -4 और 12, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, एक सेकेंड, हाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू, ध्यान से देखिए इस रो कॉलम को छोड़िए, 10 इंटू 12 120
ठीक, और प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 32, ये माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या जाएगा 12 इंटू 5 माइनस 60 और माइनस 16, ये 4 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास -4। अब इस बार क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -40, ठीक है, और ये +40, तो ये टर्म तो जीरो आ जाएगा पूरा पूरा, -40 + 40 0, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, ये पहले दो टर्म बचेंगे और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा Δ2 = 760, Δ2 = 760, ठीक है। अब Δ1, Δ2 और डेल्टा तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। इनकी सहायता से I1 और I2 अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो कह देंगे फ्रॉम पुटिंग the value of Δ1, Δ2 and delta in small a and small b, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास I1 = Δ1 अपॉन Δ1 की वैल्यू कितनी आई थी 216 अपॉन डेल्टा की वैल्यू 592, तो ये वैल्यू इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.364 एम्पियर, ठीक है, 0.3164 एम्पियर आ जाएगा I1 की वैल्यू, ठीक है। I2 अगर निकालें तो I2 बराबर क्या जाएगा Δ2 अपॉन डेल्टा बराबर Δ2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 760 अपॉन 592 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1. ठीक है 283, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 1.283 एम्पियर। तो हमें I1 मिल चुका है 0.364 एम्पियर, I2 मिल चुका है 1.283 एम्पियर, ठीक है। अब हमें करंट प्राप्त करना है 5 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं करंट कहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस में, तो क्या मिल जाएगा I1 डिफरेंस I2 कर दो, अर्थात जो ज़्यादा होगा इसे घटा देंगे, तो हमारे पास है 1.283 माइनस 0.364। तो अगर इसे हम सॉल्व करें घटाएं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.919 एम्पियर। क्या आ जाएगा 0.919 एम्पियर। यह आ जाएगा करंट किसके थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। अब अगर मान लो हमें इसमें पावर भी ज्ञात करना हो तो बहुत आसान है, क्या कर देंगे पावर P बराबर आ जाएगा I 5 ओम के क्रॉस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। आशा है आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे लूप डिसाइड करेंगे, कोई किसी को भी 1 नंबर मानो, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या मिश्रित जो भी चाहें आप ले लें, हालांकि सहूलियत तभी रहेगी जब आप सबको एक डायरेक्शन में मानें। तो उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, मान लीजिए अब जिस लूप को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस लूप के करंट को देखिए कि वो करंट दिए हुए बैटरी सोर्स में प्लस से इंटर कर रही है कि माइनस से इंटर कर रही है। अगर प्लस से इंटर कर रही है और आप प्लस ही साइन ले रहे हो तो बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सब प्लस हो जाएंगे, या अगर करंट माइनस से इंटर कर रही है और माइनस ही ले रहे हो तो भी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे प्लस में रहेंगे, अर्थात जितने रजिस्टेंस है सब प्लस में रहेंगे। तो ये पहला मेथड था। और दूसरा मेथड था कि जिस लूप को आप सॉल्व करने जा रहे हो उसमें करंट देखिए कि उस लूप के बैटरी सोर्स में करंट अगर प्लस से इंटर कर रही है और आप साइन माइनस ले रहे हो तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन माइनस हो जाएंगे, या फिर करंट अगर माइनस से इंटर कर रही है, सॉरी प्लस से इंटर कर रही है और अगर आपने साइन किया लिया माइनस लिया तो बाकी सारे एलिमेंट के साइन माइनस हो जाएंगे, या अगर उल्टा हो जाए इस बार करंट हमारी किससे इंटर कर रही है प्लस से इंटर कर रही है और आप बैटरी के साइन वोल्टेज के सोर्स को साइन को माइनस लेते हैं तो बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे
माइनस रहेंगे, ठीक है। यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा, पहला वाला क्या था कि करंट वोल्टेज बैटरी सोर्स या वोल्टेज सोर्स के जिस तरह से एंटर कर रही है, अगर वही साइन लिख रहे हैं तो बाकी जितने एलिमेंट लगे हैं सबको प्लस के साथ लिखिए। दूसरा मेथड क्या कहता है कि करंट वोल्टेज या बैटरी सोर्स के जिस तरह से एंटर कर रही है, अगर उस सिरे की अपोजिट साइन को लिखते हैं तो बाकी जितने एलिमेंट हैं सबको माइनस के साथ लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करते चलें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, आपने देखा। और फिर इन क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रखते हैं और कैसे क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम मेनली उद्देश्य था क्या, इस साइन कन्वेंशन को बताना। तो केवल 2 मेथड, ठीक है, केवल वोल्टेज सोर्स के साइन को पहचानिए। और हमने कहा था हम अपने आगे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहले वाले मेथड को अप्लाएंगे। अर्थात अगर करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो नेगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। पर आप चाहो तो दूसरा मेथड भी अप्ला सकते हो कि करंट बैटरी के अगर नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो पॉजिटिव मान लो, या अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो नेगेटिव मान लो, और बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन को नेगेटिव मान लो, ठीक है। और दूसरे वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है, आप भी कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए हो सकता है उसमें अप्लाई करने में कहीं लिखते हुए गलतियां कर दें आप। तो ज़रूरी है जो थोड़ा आसान हो, जो थोड़ा कम कन्फ्यूजन वाला, उसमें जाइए, जो पहला मेथड। अगर अर्थात अगर प्लस से एंटर कर रही है तो प्लस लिखिए, माइनस से एंटर कर रही है वोल्टेज सोर्स में तो माइनस लिखिए, और बाकी सारे एलिमेंट्स को प्लस लिख दीजिए, पहला वाला मेथड, ठीक है। तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप घर पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होंगी, ठीक है। इसके आगे हमारे पास पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम दूसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।